हाँ जी, बातें कर दो बंद और कहानी सुनना शुरू कर दो। आज फर्स्ट क्लास है हमारी अकाउंट्स की। और सर ने इतनी तेज़ आवाज़ क्यों कर रखी है? हाँ सुनो जी। तो फर्स्ट क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे। सिलेबस क्या है आपका अकाउंट्स का? और मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि आज हम लगभग हमारा एक महीना हो चुका है आपको क्लास ज्वाइन किए हुए। 29 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ था। अकाउंट्स हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। और जितने भी ये सीसीटीवी लगे हुए हैं सब वर्किंग है। और जितने लोग 29 अप्रैल से आ रहे हैं मैं सबकी एनालिसिस ले चुका हूँ। क्लास में कौन पढ़ता है, कौन फ़ोन पे लगा रहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। और कहो अगर जिसको भरोसा ना हो इस बात पे, अभी उनको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। मैं हर किसी की फ़ोटो लेता रहता हूँ जो कैमरे पे बात करता है, क्या मतलब जो फ़ोन पे लगा रहता है। बस मैं अवॉइड करता हूँ कि घर पे ना भेजूँ या कुछ ना करूँ। मैं क्लास में अपने छोटे भाई बहनों की तरह तुम्हें समझा के पढ़ाई की तरफ तुम्हारा ध्यान लेके आऊँ। तो प्लीज़ बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल नहीं पसंद आप मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ। मेरा पढ़ाई करने का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कुछ भी चीज़ समझाऊंगा ना उस समय लिखना मत। मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली समझा दूंगा, आपको लिखने का टाइम दूंगा तब लिख लेना, ब्रेक दूंगा तब बातें कर लेना, वॉशरूम जाने का ब्रेक दूंगा तो वॉशरूम चले जाना। क्लास के बीच में जब कॉन्सेप्ट समझ चल रहा होगा तो प्लीज़ बातें मत करना, फ़ोन यूज़ मत करना। मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन सब चीज़ों से। बिकॉज रीज़न बीइंग आपको बाद में समझ में नहीं आएगा और आप फिर वही चीज़ डाउट लेके आओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे या एग्जाम में दिक्कत होगी, वो आपको दिक्कत होगी। मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा हर चीज़ को। और प्लीज़ बस मेरे को ये दो तीन बातें थी आपको बताना था कि ये सारे सीसीटीवी वर्किंग है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लास में पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए क्लास के बाद मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, जितना मर्जी पूछो, जो मर्जी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करना। आपका बेस कैसा भी है ये मेरी श्योरिटी है, ध्यान से सुनोगे ना सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत मज़े में अकाउंट्स पढ़ेंगे। अभी 12th का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ ही गया। अभी मतलब अकाउंट्स में 60+ किन लोगों के हैं? 60+। बस बहुत है, मेरे को इतने चाहिए थे, इससे ज़्यादा मैं ले आऊँगा आगे तुम्हारे। 60+ अगर है दैट मीन्स तुम्हारा बेस इतना है कि तुम्हें बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिलेबस, अगर मैं अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं तो जो आपका सिलेबस है लेंदी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है। बट अकाउंट्स का सिलेबस सबसे ज़्यादा लेंदी है एज कंपेयर टू लॉ, इको और मैथ्स। लेंदी है, इजी बहुत है। तो अब आपके ऊपर है हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास में। मैं आपको अकाउंट्स की 2 बुक दूंगा। एक बुक दूंगा कॉन्सेप्ट बुक, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा एक्सप्लेन्ड और एग्जाम्पल्स होंगे हर कॉन्सेप्ट के नीचे, उसका एग्जाम्पल कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो एग्जाम्पल दिए गए हैं। और दूसरा दूंगा क्वेश्चन बैंक। वो क्वेश्चन बैंक बेसिकली है क्या, लास्ट मोमेंट पे जिसको क्वेश्चन बैंक सारा आता है उसको पेपर पूरा आता होगा, ये मेरी श्योरिटी है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होगा कि आईसीएआई किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, आज तक कैसे पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन बैंक में होंगे। और हर चैप्टर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको एक कॉपी बनवाऊंगा। इस कॉपी में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायग्रामेटिकली सारी चीज़ों को पहले समझेंगे। 3-4 स्टेप्स में एक चैप्टर पूरा होगा। पहले हम हर चैप्टर को बिल्कुल डायग्रामेटिकली बिल्कुल कंसाइज करके हम लोग समझेंगे। वो समझने के बाद मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा इजी वे में। उसके बाद जिसको डिटेल में नॉलेज लेने की, सर मेरे को ये सब्जेक्ट दोबारा समझना है या ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझना है घर जाके और डिटेल में पढ़ना है, तो वो टेक्स्ट बुक जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, वो आप डिटेल घर जाके दोबारा पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे क्लास में। और उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन बैंक करा के चैप्टर को रिवाइज करा के वापस से चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 चीजें होगी पढ़ने के लिए। एक तो कॉपी पढ़ोगे, कॉपी में बेसिकली है क्या, समरी है, एक समराइज्ड वे में पूरा चैप्टर समझाया हुआ है कॉपी के अंदर। बुक में क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट, सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है प्रॉपर, जैसे हमारे पास 11th-12th की टीएस ग्रेवाल बचपन से हम पढ़ते आए हैं, उस टीएस ग्रेवाल की तरह प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट लिखा होगा उसके अंदर। और बुक नंबर 3, बुक नंबर 2 मतलब बुक 2 होगी। और आपके लिए पढ़ने के लिए तीसरी चीज़ क्या हो गई, क्वेश्चन बैंक। उसमें सारी चीज़ों के हर चैप्टर के लिंक क्वेश्चन बैंक जो आईसीआई ने आज तक फाउंडेशन में पूछे हैं चैप्टर वाइज, वो सब डले हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, वो अच्छे से पढ़ के चले जाओगे, उससे बाहर पेपर कुछ भी नहीं आना आपका, बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। पर वही पॉइंट है, ताली 2 हाथ से बजती है। मैं तो आपको बजाऊंगा ही क्लास में, आपको घर जाके खुद को भी बजाना है क्लास घर जाके। अगर नहीं पढ़ोगे घर जाके तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है जी। और जिन लोगों ने मेरे को डेमो में मिले थे मेरे से, मैं उनको बता दूं, जो मतलब नहीं मिले थे, कि माई सेल्फ CA चेतन मलिक, मैंने CA साथ में किया, रेगुलर कॉलेज किया, BBE बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और लॉ, ये बाद में किया था मैंने। तो ये 5 डिग्री हैं। और रैंक होल्डर इन CA इंटर एंड फाइनल।
और सी एस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आई एम अ रैंक होल्डर 10th एंड 13th। मेरी सी ए इंटर में 10th रैंक है, सी ए फाइनल में 13th रैंक है। और अभी तक हाईएस्ट मार्क्स थे इनडायरेक्ट टैक्स, सी ए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स में आई स्कोर्ड 98 मार्क्स। आज तक ये रिकॉर्ड मेरे पास है, आज तक अभी तक किसी के आए नहीं है। और मैं सी ए फाइनल के बच्चों को इतना पढ़ाता भी नहीं हूँ जितने आए। मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड मेरे नाम पे है, तो जब भी आप मेरे पास भी आओगे सी ए फाइनल में 4 से 10 नंबर का आपको छुड़वा दूंगा, टेंशन मत लो, आपके नहीं आने दूंगा। ये मजाक था। खैर, तो जो भी है, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं क्लास में कि आप भी ऐसा स्कोर कर पाओ, रैंक लेके आ पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे 84% मार्क्स थे 12th में, 12th में 84। यहाँ मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, 90% वाले, 92 वाले। तो अगर 84% वाला बच्चा रैंक लेके आ सकता है, तो 90 वाला तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो प्लीज़ दिमाग से अपनी, बहुत सारे लोगों ने जो हवा क्रिएट किया हुआ है, सीए मुश्किल है, कोर्स ज़्यादा है, सिलेबस बेकार, ये सब बेकार बातें, सब बेकार है, कुछ नहीं है। आपके ऊपर, अगर आप करना चाहो एक बार में सब कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो पबजी खेलते रहो पीछे बैठ के, दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप सब कर जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, आपका अकाउंट्स का सिलेबस एक बार देखते हैं, कॉपी निकालो और अकाउंट्स का सिलेबस एक बार लिखते हैं। आज डेट हो गई है हमारी 3 जून। आओ जी, अकाउंट्स का सिलेबस लिखते हैं एक बार। अकाउंट्स का सिलेबस पहले समझ लो जरा 2 मिनट। आपके सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 2 पार्ट इन द सेंस, ये सारा वो सिलेबस है जो आपने 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और ये सारा वो सिलेबस है जो आपके सीए फाउंडेशन में नया है, इन द सेंस आपने 11th 12th में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। जैसे कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें हमने बचपन से आज तक अकाउंट्स की डेफिनेशन याद करो, बचपन में क्या पढ़ी थी, अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फलान ढिकान बातें, वो सारी बेसिक बातें इस चैप्टर में है। अकाउंटिंग प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आज तक हमें इंग्लिश समझ नहीं आई, कब प्लस करना है कब माइनस करना है। डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर अब आपके सिलेबस से हट चुका है। कंसाइनमेंट और एनपीओ, कंसाइनमेंट भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 12th तक आपने कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा होगा। एनपीओ शायद 11th में आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो। 12th में पढ़ा है? अच्छा, दोनों में था, चलो बढ़िया, पढ़ा हुआ है ना, बस ठीक है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, ये सब पढ़ा है आपने। उसके बाद पार्ट 2 बोलता हूँ वैसे मैं इसको, इन्वेंट्री, ये शायद आपने ना पढ़ा हो। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, रॉयल्टी अकाउंट्स, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ये बेसिकली पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, ये सारे चैप्टर ये उठा के अब सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में डाल दिए। तो ये चैप्टर आपके लिए अलग है, ये सारा 11th 12th का सिलेबस है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। अब पता क्या होगा, हम लोग, मतलब मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है, मैं क्लास में ना कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर से निकलवाऊंगा। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पूछूंगा, पहले हम जनरल बातें करेंगे, जो तुम्हें पता है बोल देना उसके बारे में, ताकि क्या होगा ना, तुम अगर गलत बोलोगे मैं उसे सही करूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बोलता चला जाऊंगा, सत्संग बन जाएगा, सुनते रहोगे, थोड़ी देर बाद बोर होना शुरू हो जाओगे। तो क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव बनाने के लिए मेरे से बातें करो, आपस में बातें मत करो। मैं एक बेसिक बात ना आज स्पेशली लड़कों को बताना चाहूंगा, ये बात लड़कों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। ध्यान से सुन लो ना लड़के, एक बार में आज बताऊंगा, आज के बाद नहीं बताऊंगा, ऐसा बड़ा भाई समझा रहा हूँ। लड़कियों की सीए नहीं हुई, उनकी शादी हो जाएगी। तुम्हारी सीए नहीं हुई, तुम्हारे से कोई शादी नहीं करेगा, ये बात दिमाग में ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लो। अगर तुम कुछ नहीं बन पाए, अगर कुछ नहीं बन पाए तो बहुत समस्या होने वाली है। तो आज यहाँ पे अभी से पढ़ाई में ध्यान दो, अभी से दोस्ती यारी में ध्यान मत दो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, वही दोस्त तुम्हारे को ऊपर लात मारेगा, और उस फ्रेंड के लिए जिसकी सीए हो गई होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी से इन चीज़ों में ध्यान हटाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बहुत ज़रूरी है। तो आओ जरा सिलेबस नोट कर लो, अब सिलेबस नोट करो फटाफट से।
ये सब चीज़ें आई नोटिस वेरी यूजुअली, बिकॉज रीज़न बीइंग ना, ये कोई गेम चल रही थी, अभी फ़ोन में फ़ोटो सही से नहीं आई है, कोई गेम चल रही थी लास्ट में बैठ के, और यहाँ पर भी चल रही थी। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में दो। उसका रीज़न है, देखो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग फ़ोन में खेलते रहोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फीस आ गई, टेंशन ख़त्म। ठीक है, लेकिन मेरे को फ़र्क इस बात से पड़ता है जो पढ़ने वाले बच्चे मैं उनको आगे रैंक तक लेके जाऊं, मेरे को वो चीज़ चाहिए। तो आप में से मतलब हर बैच में मैं 5 से 10 बच्चे ऑलमोस्ट हर बैच में सिलेक्ट करता हूं जो मुझे लगता है कि पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, और उनको फिर मैं बिल्कुल आगे रैंक तक कैसे लेके जाना है प्रॉपर गाइडेंस, उनको पर्सनल गाइडेंस देता हूं मैं हमेशा, लेकिन उसके लिए बच्चे चुनता हूं मैं हमेशा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लियर नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी, मुझे रिजल्ट से फर्क पड़ता है मेनली। ये लास्ट में भी आप शिफ्ट हो जाओ प्लीज, बैक पीछे रख लो आप। चलें जी, हो गया नोट? कर लो फटाफट, नोट करो। और राइटिंग मेरी थोड़ी ज्यादा साफ है, ना समझ में आए पूछ लेना। पार्ट 2 में इन्वेंट्री, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, रॉयल्टी अकाउंट और मिसलेनियस। वैसे 90 से ऊपर है क्या किसी के अकाउंट्स में? 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, 95 है। सारे सवाल तुमसे पूछूंगा अब मैं क्लास में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हटा दो इसको। हो गया, नोट हो गया। अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इस पे पूरा का पूरा आपका थ्योरी आएगी। हेडिंग डाल लो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पहले इस पूरे चार्ट को समझेंगे, बेसिक्स हैं आपके, 11 12 आपका रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले समझना, प्लीज नोट मत करना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, 11th के स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन आई हुई है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, जो भी था मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुझे बताओ, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले जो अकाउंट शुरू करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने नया नया खोला चेतन वाली क्लासेस, सबसे पहले मैं अपनी अकाउंटिंग कब शुरू करूंगा? जब ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसने बोला सिर्फ इतना, क्या ये ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ इतना, एग्जैक्टली, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली है क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंट्स यहीं से शुरू होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन को मैं कहां रिकॉर्ड करता हूं? सबसे पहले जर्नल में। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नल में बेसिकली मैंने क्या कर लिया? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल का फॉर्मेट याद करो क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। कितने कॉलम्स हो गए? 5 कॉलम्स, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जर्नल में एंट्री जाने के बाद अब उसकी पोस्टिंग कहां पे करते थे? पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग करते थे। आप थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर दो, थोड़ा सा उधर हो जाओ शिफ्ट। तो आप क्या करते थे? जर्नल में एंट्री पोस्ट करने के बाद, जर्नल में एंट्री चली गई, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कहां करते थे? पोस्टिंग लेजर में। और जर्नल से लेजर, जर्नल से एंट्री उठा के लेजर में ले जाना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। लेजर को बेसिकली, लेजर में आपने किया क्या? क्लासिफाई। इस वर्ड का मतलब बताओ, ये क्लासिफाई यहां क्यों लिखा हमने? एग्जैक्टली सर, जर्नल में, अब सवाल का जवाब देना, जर्नल में कोई पर्टिकुलर टाइप की एंट्री आती है या सारी एंट्री आती है? सारी एंट्री आती है। लेकिन लेजर में इन सारी एंट्रीज में से
पर्टिकुलर अकाउंट अकाउंट की, सेल्स की सारी एंट्री सेल्स अकाउंट में, परचेज की सारी एंट्री परचेज अकाउंट में, ये सारी चली जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, क्लासिफाई। इसका फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ या जेएफ, जेएफ अमाउंट 4 कॉलम इधर और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट 4 कॉलम इधर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। 8 कॉलम्स हो गए। इसको एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स। सॉरी। उसके बाद लेजर से निकल के, लेजर के जो हमारे जो अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, वो बैलेंसेस कहां चले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का मतलब बेसिकली क्या हो गया, समराइजिंग। क्या समराइजिंग वर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको हम समराइजिंग वर्ड क्यों बोलते हैं, बताओ जरा। समराइजिंग वर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, शिफ्ट हो जाओ जहां पर भी जगह है। समराइजिंग वर्ड इसको क्यों बोल रहे हैं, बताओ जरा। जो सारे बैलेंसेस हैं हमारे लेजर में, उनकी समरी कि क्या बैलेंसेस हैं, वो सब कहां चले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। बचपन से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, तो उसके लिए चैप्टर बना हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम सारे एरर्स ठीक करके अपने ट्रायल बैलेंस को ठीक करते हैं। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट या बताओ जरा, आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताओ। सीरियल नंबर आता है कि नहीं आता, आता है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस में कौन से नेचर के अकाउंट आते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या तीनों? तीनों, रियल भी, नॉमिनल भी और पर्सनल भी। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सवाल का जवाब देना। ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया, इसका मतलब यह है कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रायल बैलेंस का मैच होना सिर्फ क्या शो करता है कि मेरी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। इसका मतलब मैंने प्लस माइनस सही किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने सारी एंट्रीज सही से जर्नलाइज की होंगी, सही से पोस्ट की होंगी। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है? कोई एंट्री हुई, उसके मैं दोनों पहलू डेबिट भी और क्रेडिट भी करना ही भूल गया, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, इसका मतलब ना तो एंट्री आपने डेबिट में लिखी है, ना ही एंट्री आपने क्रेडिट में लिखी है। क्या वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट डालेगी? नहीं सर, टोटल तो तब भी मैच कर जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी ये सिर्फ क्या शो करती है कि आपने प्लस माइनस सही से किया है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हमारे अकाउंट्स निकल के कहां चले जाते हैं, बैलेंसेस, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में हमारे याद करो कितने अकाउंट होते हैं, 3, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार फॉर्मेट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट में क्या आता था, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज कह लो। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल हो गई। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का बड़ा ड्रामा है, जीवन में आज तक चलता आया है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक सवाल पूछूंगा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन हो, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी होती थी, क्लोजिंग स्टॉक अगर वहां पर गिवन हो, इसका मतलब उसके कितने ट्रीटमेंट करने हैं आपको? 2 करने हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो 1। सर सिंपल सा लॉजिक है ना, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब उसका एक ट्रीटमेंट तो हो चुका है, तभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है, और दूसरा आपको फाइनल अकाउंट्स में करना है। लेकिन सर अगर जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो यहां से होके आई नहीं है, ना तो वो जर्नल में गई होगी, ना वो लेजर में, ना ही वो ट्रायल बैलेंस में आई है। इसका मतलब आपको उसके कितने ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे? 2 ट्रीटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आ गया सेल माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये जीपी उठ के कहां चला जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यहां पे और क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। और बैलेंस शीट हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए, जो हमारी आज तक नहीं होती है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में एक छोटा सा अच्छा सा सवाल पूछता हूं आपसे। सर ट्रायल बैलेंस में तो तीनों अकाउंट आते हैं, रियल भी, नॉमिनल भी और पर्सनल भी। इसमें से कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, और कौन सा ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ बैलेंस शीट में जाते हैं? नलायकों थोड़ा सा ध्यान दो। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, अब थोड़ा और बचपन आपको याद दिलाओ, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट, वो सारे कहां चले जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएनएल में। अब डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स
पीएनएल में। रियल और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो उठ के कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। पॉइंट क्लियर हो गया? इसीलिए हम एक लाइन बोलते हैं, इसलिए हम एक लाइन क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर ओनली टोटल्ड। नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ क्या निकाला जाता है? टोटल। रियल और पर्सनल का क्या निकाला जाता है? बैलेंस। तभी तो वो बैलेंसेस उठ के कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ट्रेडिंग और पीएनएल को मिला के हम एक वर्ड से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को एक नाम से जानते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या पीएनएल में चले जाते हैं, रियल और पर्सनल उठ के कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। और उसके बाद ये सारा का सारा जो हमने ड्रामा किया है, ये फाइनल अकाउंट जो बनाया है, किसके लिए? किसके लिए बनाया है? जो हमारी कंपनी के क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? यूजर्स। यूजर्स का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर ठीक है बट सिर्फ नहीं, यूजर्स का अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में पूछूं मतलब क्या होता है यूजर का? मतलब जो हमारी इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। और यूजर कितने टाइप के होते हैं? बचपन में पढ़ा था, दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, और एक्सटर्नल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, जो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कहानी क्लियर होगी? कुछ बचपन याद आया अपना 11th 12th वाला? ये आपको करना पड़ेगा शुरू की 3-4 क्लास में, तभी हम लोग इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आओ जरा इसको नोट कर लो अब इस चार्ट को। हॉरिजॉन्टल पेज लेना, एक सिंगल पेज। और अगर आपको पता हो आपके थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न, जो पहला सवाल आता है उसमें 10 नंबर के ना वन लाइनर्स, एक एक नंबर के सवाल आते हैं, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जिसमें जो ये सारी बातें हमने लिखी हैं। अब उसमें एक सवाल आया लास्ट अटेम्प्ट में कि लेजर को किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये दो नाम पता होने चाहिए। तो हर चार्ट का कुछ ना कुछ रेलेवेंस है, ये वर्ड्स का कुछ ना कुछ रेलेवेंस है। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में कि लेजर को किस नाम से जानते हैं, तो लेजर को दो नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स। ये एग्जाम में आ चुका है सवाल। तो कृपया करके इस चार्ट को साफ सुथरे तरीके से नोट कर लो। एंड इफ पॉसिबल ना तो ट्राई टू यूज 2 पेन्स, अभी से आदत डाल लो। अगर पॉसिबल है तो आदत डल जाएगी ना, आपको बहुत काम आएगी आगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिलेबस क्योंकि ज़्यादा है और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग रखनी चाहिए।
हाँ जी, हो गया जी, नोट हो गया। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। हाँ जी, क्रेडिट साइड पे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। चले जी, हो गया नोट। चले जी, आगे चले, हो गया नोट यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इस चैप्टर में। हटा दो इसको। चले जी, पक्का हो गया सबका। बैलेंस शीट में सबसे नीचे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। इधर लाइबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल, ये सारी कैपिटल आ गई और ये लाइबिलिटीज आ गई। चले जी, आगे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हटा दूं मैं इसको, पक्का हटा रहा हूं। सबका हो गया? पहले नहीं बोलते यार तुम। अब कहां कहां कौन रह गया? पहले बताओ, रह कौन गया? थोड़ा सा जल्दी करो, फटाफट। जैसे फोन पे हाथ चलाते हो वैसे ही, फटाफट फटाफट निपटाओ इसको। चलो हटा दूं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा दूंगा लास्ट में। अभी नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, अब यूजर्स की बात करते हैं। जरा तुम मेरे को बता दो, यूजर दो टाइप के हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के एग्जांपल दो, जरा दो तीन एग्जांपल दो कम से कम। एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, ओनर्स और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किस में आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल? अभी तो तुम कह रहे हो ओनर, ओनर तुमने बोला इंटरनल में। शेयर होल्डर भी तो ओनर ही होते हैं, वो तुम बोल रहे हो एक्सटर्नल में। बताओ बताओ बताओ, शेयर होल्डर किस में आएगा? इंटरनल का मतलब कंपनी के अंदर के लोग। शेयर होल्डर आएगा नहीं आएगा? अब बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा चलो, एक्सटर्नल के एग्जांपल दो। एक्सटर्नल के एग्जांपल, कंपनी के बाहर के लोग। क्रेडिटर्स, पहले समझ में आया। बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गया। अच्छा, एक इसने वर्ड बोला स्टेक होल्डर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर?
इसने बोला लेकिन कुछ हद तक ठीक कुछ हद तक गलत। वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए सवाल है, इस चीज से हट के है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है डिटेल में? शेयर होल्डर का मतलब तो साफ क्लियर है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। स्टेक होल्डर का मतलब जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर, बट डिबेंचर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, उसका कुछ ना कुछ स्टेक है कंपनी के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? शेयर होल्डर का मतलब तो स्पेसिफिकली है कि जिसके पास कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ? जिसका कंपनी में क्या है, इंटरेस्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया? जिसका कुछ स्टेक लगा हुआ है, कुछ दांव पे लगा हुआ है कंपनी के अंदर। अच्छा, अब एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गया, डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक हो गया, और कोई एक्सटर्नल में पब्लिक, कंज्यूमर। ठीक है, आओ जरा नोट कर लो इसको। कम्युनिकेशन टू यूजर, हमारा अगला स्टेप था कम्युनिकेशन टू यूजर। और यूजर हमारे दो टाइप के हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर के लोग और कंपनी के बाहर के लोग जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। करो फटाफट से इसको नोट करो। और वैसे अकाउंट्स का रजिस्टर ना अलग ही बनाना, काफी मोटा बनने वाला है, मिक्स मत करना। एमजीटी मतलब हो गया मैनेजमेंट, बीओडी मतलब हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलें जी आगे चलें, हो गया नोट। नेक्स्ट पार्ट इज, एक नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बेसिक पार्ट, हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट। आप मुझे बताओगे कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? एक, दो, तीन। अब आपके पास एमसीक्यू आ गया, लेट्स सपोज आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ गया, आपको बताना कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ऑप्शन में है एक, दो, तीन, नन ऑफ दीज। क्या करोगे? तीन। तीन वाले कितने हैं? तीन अकाउंट्स होते हैं हमारे। अभी देखो गलत हो जाएगा आंसर, उसका रीजन है। आंसर गलत क्यों हो जाएगा? बेसिक क्लासिफिकेशन जो है अकाउंट्स की वो दो टाइप में है, पर्सनल और इम्पर्सनल। और पर्सनल की आगे कैटेगराइजेशन की गई है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल के आगे दो अकाउंट हो गए, कौन से? रियल और नॉमिनल। आप मुझे बताओगे रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होता है? बेसिक बात आपसे जाननी है मेरे को। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले। अब सारे आंसर देने का ठेका उसने नहीं उठाया, तुम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, नॉमिनल का मतलब एक्सपेंस और इनकम वाले। पर्सनल का मतलब बेसिकली, बेसिक अगर बात करूं लेमन लैंग्वेज में, पर्सनल अकाउंट का मतलब नाम वाले अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हमने, नेचुरल पर्सन कह लो या रियल पर्सन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। आप मुझे बताओगे तीनों का एक एक एग्जांपल दोगे, क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल पर्सन का मतलब कौन से कौन से? नेचुरल का मतलब, नेचुरल पर्सन्स का मतलब जैसे हमारे जो नेचर से आए हैं, बिल्कुल मतलब भगवान के यहाँ से आए हैं, इन द सेंस कि नेचुरल पर्सन्स हैं, जैसे राम श्याम घनश्याम बचपन में पढ़ते आए हैं, तो ये सब नेचुरल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल का मतलब, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया? जो आर्टिफिशियली या मैन मेड है, जैसे कि कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इन सब के अकाउंट क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और राम श्याम घनश्याम के कहलाएंगे नेचुरल पर्सन। अब सवाल उठता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल, एग्जैक्टली
रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाते हैं। जैसे कि जब मैं वर्ड बोलता हूं सैलरी, सैलरी अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है। एक बिजनेस के एंगल से सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देंगे, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब मैं वर्ड बोलूंगा प्रीपेड सैलरी तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एक अकाउंट के आगे प्रीफिक्स लग गया, और यही मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तब भी वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड रेंट वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे अकाउंट तुम दो, एक और नाम बताओ। बैंक, बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें गलती करोगे। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, अभी यही गलती होती है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? रियल वाले पता क्या सोच से बोल रहे होंगे, बैंक हमारी एसेट है। बैंक हमारी एसेट है तो लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। लेकिन बैंक रियल नहीं होता, बैंक होता है कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक का कोई नाम तो होगा। जब मैं अपनी बुक्स में बैंक का अकाउंट खोलूंगा तो ऐसे ही तो खोलूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट फलान ढिकान, नाम से ही तो खोलूंगा। और नाम क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बैंक अकाउंट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लेकिन मैं बोलता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्ड आता है, आप सुना होगा ये वर्ड आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, किसी अकाउंट के आगे या पीछे अगर कोई वर्ड लग जाए तो वो क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो गया? आओ जरा पढ़ते हैं एक बारी। पर्सनल अकाउंट बेसिकली होते हैं नाम वाले अकाउंट, जैसे कि रियल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। रियल क्या एग्जांपल हो गया, राम श्याम घनश्याम, डेटर क्रेडिटर जितने भी होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया बैंक्स, कंपनीज या फर्म के अकाउंट जितने भी होते हैं सब आर्टिफिशियल हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जिसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए वो अकाउंट क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी एक्सेट्रा। रियल अकाउंट एसेट लायबिलिटी वाले, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम वाले। अब बचपन वाले रूल्स फर्स्ट चैप्टर में आ गया होगा, 11th के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में था ये रूल्स। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर ही था, वैसे हम तो रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी 2-3 चैप्टर बाद लगेगा कुछ सीए फाउंडेशन का। अभी तक आपको यही लगेगा 2-3 क्लासेस में कम से कम कि हम 11th-12th वापस पढ़ने आ गए हैं। लेकिन बेस क्लियर करना जरूरी है। अगर आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th का भूले बैठे हैं, 12th का भूले बैठे हैं। तो शुरू की 2-3 क्लास एक बार होता है ना, वापस से रिफ्रेश करने के लिए रिकॉल करा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेस आपका याद आ जाए। अगर बेस क्लियर हो गया तो आगे तो हम सीए फाउंडेशन इजीली कर लेंगे। लेकिन जिनका बेस वीक है या क्लियर नहीं है उनको दिक्कत होगी। प्लस ये आपके सिलेबस में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिफ्रेश कराने के लिए करा रहा हूँ, ये सब चीज आपके सिलेबस में भी है, चैप्टर वाइज डली हुई है। ठीक है जी, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
चले जी आगे चले, हो गया नोट यहां तक। नेक्स्ट और आज की लास्ट कहानी। शुरू में एक दो क्लास हमारी अभी धीरे चलेंगी, उसके बाद हम लोग तेज करेंगे। हटा दो इसको। अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हमने, एक और तरीके से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद करो। ऐसे पढ़ा होगा आपने 11th में, पढ़ा होगा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच करके नाम से, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के दो तरीके, एक तो था वो रियल नॉमिनल पर्सनल वाला, एक हम अपने अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इन दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल। आपके अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पिछला तरीका हमने किया, या तो क्लासिफाई कर लो रियल नॉमिनल पर्सनल के हिसाब से, या फिर क्लासिफाई कर लो इन पांचों हेड्स में। या तो आपके कोई ना कोई अकाउंट या तो एसेट होगा, या कोई अकाउंट एक्सपेंस होगा, या फिर लायबिलिटी, या फिर इनकम, या फिर कैपिटल। और इनके रूल्स क्या होते हैं? सर एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे ना, जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। जब भी कम होंगे तब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और जब भी कम होगी तो डेबिट होगी। पता है ये सारी बातें? और इसको नोट करें और उसके बाद कॉपी बंद करें, और उसके बाद पूरी क्लास एक बार वापस से रिवाइज करें। चले जी, हो गया, नोट हो गया। आओ जरा रिवाइज करवा दो एक बार शुरू से, क्या करें, कॉपी कर दो बंद और शुरू से रिवाइज करवा दो जरा, आज तक किया क्या है अभी तक। देखो सबसे पहले हमारी अकाउंट्स शुरू कहां से होती है? सबसे पहली चीज क्या होती है? कॉपी बंद कर दो, हमें नहीं कुछ देखना, हम याद कर लेंगे ऐसे ही। सबसे पहली चीज हमारी शुरू, अकाउंट शुरू कैसे होती है? सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद ट्रांजैक्शन कहां चली जाती है? लेजर में। ट्रांजैक्शन जर्नल में। ट्रांजैक्शन को जर्नल में ले जाना इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जर्नल के कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। इट इज कॉल्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल से निकल के ट्रांजैक्शन कहां चली जाती है? लेजर में। इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। लेजर में कितने कॉलम हुए? 8 कॉलम। सर कहोगे इतना घटिया सवाल क्यों पूछते हो? एग्जाम में आ चुका है ये सवाल भी, 5 कॉलम 8 कॉलम। नेक्स्ट, लेजर को दो नाम से जानते हैं हम लोग, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स। उसके बाद लेजर से निकल के लेजर के बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस में, चाहे वो कोई भी नेचर का हो, चाहे रियल, नॉमिनल, चाहे पर्सनल, सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ट्रायल बैलेंस का मैच होना इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट वी हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। ये कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती इसके बावजूद भी हो सकती है, अगर टोटल मैच कर रहा है तब भी। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस से निकल के रियल और पर्सनल अकाउंट उठ के कहां चले जाते हैं? रियल और पर्सनल उठ के कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। और नॉमिनल अकाउंट कहां चले जाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चीजें कहां जाएंगी? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट चीजें पीएनएल में। ट्रेडिंग और पीएनएल को मिला के एक वर्ड से जाना जाता है, इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर ओनली डैश टोटल, बट रियल एंड पर्सनल आर बैलेंस्ड। उसके बाद ये सारी फाइनल अकाउंट्स हम क्या करते हैं? इसका कम्युनिकेशन टू यूजर। यूजर्स आर ऑफ डैश टाइप्स, 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अंदर खुद जाके रिवाइज करना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टू यूजर के बाद आया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पर्सनल में 3 क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रीफिक्स और
सफिक्स लग गया, आर्टिफिशियल का मतलब कंपनी का नाम, बैंक का नाम, और रियल का मतलब नेचुरल पर्सन्स के नाम वाले अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट उसके बाद इम्पर्सनल में दो, रियल और नॉमिनल। रियल मतलब एसेट लायबिलिटी वाले, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस वाले। रूल्स की बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक और तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, एसेट, एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस मैं इसलिए बोलता हूँ साथ में क्योंकि दोनों ही जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। उसके अलावा लायबिलिटी, इनकम्स और कैपिटल जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, जब कम होंगी तो डेबिट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, टाटा बाय बाय फॉर टुडे। मिलेंगे हम लोग कल। अब आपकी क्लास का शेड्यूल आपको पता है, सुन लो फिर, कोई बात नहीं। आपकी क्लास अब डेली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेली एट 8:30। मेरे को आपको रोज झेलना पड़ेगा एट 11 o'clock। मैं आपको रोज मिलूंगा 11 बजे। MWF हम लोग करेंगे अकाउंट्स, और TT ट्यूसडे और थर्सडे हम लोग करेंगे इको, एंड सैटरडे इज रिजर्व फॉर टेस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब टेस्ट की जरूरत होगी, हर 15 दिन में या हर हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कैसे कंप्लीट हो रहा है। अगर चैप्टर ही कंप्लीट होने में 15 दिन लग गए तो हम लोग बीच में ऑब्वियसली टेस्ट नहीं ले सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, और अगर नहीं होगा तो आपके लिए छुट्टी होगी। तो क्लास का शेड्यूल समझ में आया? 8:30 to 10:30, 8:30 से 10:30 MWF सुबह मैथ्स एंड सैट्स। उसके बाद 11 से लेकर 12:30 बजे तक मेरे को झेलोगे अकाउंट्स में। उसके बाद TT ट्यूसडे और थर्सडे सुबह पहले होगी लॉ, और उसके बाद वापस से मेरे को झेलोगे फॉर इकोनॉमिक्स। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मिलते हैं कल 11 बजे मुझसे, और क्लास वैसे 8:30 बजे है। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय।